राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सीढ़े इवनिंग की हॉटनेस के अंदर इस उमस भरे मौसम के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत करूं। तो और सुना जो कि अंतर ऐसे सीजीडी कांस्टेबल वाले हो अरे स्वाद तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की कांस्टेबल की जो परीक्षाएं हैं वो इस हफ्ते ओल्ड पे हैं, यानी इस हफ्ते आप लोगों का कोई भी एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं है। 11 तारीख को था, जो मतलब जिन बच्चों का पिछली शिफ्टों के अंदर कैंसिल हो गया था उन बच्चों का था, वो आप लोगों का हो चुका है। तो इस हफ्ते अब और कोई परीक्षा नहीं आप लोगों की, शायद 19 मई से सोमवार से है, पता नहीं 18 मई से दोबारा से आप लोगों की परीक्षाएं शुरू होनी है। 18 मई सोमवार 18 से होंगे आप लोगों के शुरू, ठीक है, और फिर आगे 30 मई तक चलेंगी। तो अभी तक जिन जिन शिफ्टों के अंदर एग्जाम हो चुका है उन शिफ्टों के बिहाफ पर आप ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर करेंगे। इन प्रश्नों की पीडीएफ है आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है जॉब्स टारगेट के नाम से मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना। 2,60,000 आपको सब्सक्राइबर मिल जाए, मेरी फोटो लगी मिलेगी, ठीक है। चाहे आपको पीडीएफ चाहिए चाहे ना चाहिए हो, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कोई भी भर्ती का रिजल्ट वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अपने ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर आती है, तो इसलिए आप इसको ज्वाइन कर लेना। ओके जी, स्टार्ट करें भाई। क्लास के अंदर आपको पूरा मजा आने वाला, मोस्ट एक्सपेक्टेड आप लोगों को क्वेश्चन करूंगा, 2x की स्पीड करके देख लेना, क्लास के अंदर आपको मजा जरूर आएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने बच्चों को करवाया, चाहे बच्चों से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, बच्चों को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ सभी साथी बता देंगे, ठीक है। पहला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने रत्नावली नामक पुस्तक है लिखने का काम किया था? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा है। हालांकि जिसको इसकी पिछली क्लास से करनी हो, जैसे मैंने जीके की और भी क्लास से करवा रखी है पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की, हिंदी की है जो नए टाइप के आने लगे, तो ये भी आप जैसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर जाओगे तो एसएससी जीडी और टॉपिक के नाम से आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, तो वहां से आप लोग पिछली क्लास से भी कर सकते हो। तो देखो, रत्नावली नामक पुस्तक आप सभी को पता है किसी ने लिखी थी, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। हर्षवर्धन की पूरी कुंडली है वो आपको जानने की जरूरत है। देखो, हर्षवर्धन गद्दी के ऊपर, हर्षवर्धन पहली बात तो किस वंश से बिलोंग करता, तो पुष्यभूति वंश, या फिर हम लोग उसको बोल देते हैं वर्धन वंश। पुष्यभूति या वर्धन वंश से ये बिलोंग करता था। ओके जी, इसके पिताजी का क्या नाम था? पुष्यभूति ही इसके पिताजी का नाम था, ठीक है। हर्षवर्धन और भाई 3 भाई थे, ठीक है। एक का नाम होया करता राज्यवर्धन, ठीक है, जो कि राज्य की वृद्धि करेगा, ठीक है। एक का नाम होया करता आप लोगों का हर्षवर्धन, और एक का नाम क्या होया करता, एक इनकी बेबे होया करती जिसका नाम होया करता राज्यश्री, ठीक है। तो ये 3 भाई बहन होते थे। ओके जी, फैक्ट हमारे सामने। पहले इसका जो बड़ा भाई था ये गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है, प्रभाकर वर्धन, इनके बाबू का नाम होता था प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन इनके पिताजी का नाम होता था, ठीक है। बाद में इसके जो भाई है राज्यवर्धन, इसकी हत्या कर दी गई थी। हर्षवर्धन उसके बाद गद्दी के ऊपर बैठा था। 606 ईस्वी के अंदर ये गद्दी के ऊपर बैठा था, बहुत इंपॉर्टेंट डेट पूछी जाती है। और 647 ईस्वी के अंदर भाई इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु ऑटोमेटिक को नहीं हुई भाई, ठीक है। एक आपका राजा आया करता जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश से बिलोंग करता था। पुलकेशिन द्वितीय जो कि दक्षिण भारत का राजा आया करता। इसने क्या नर्मदा नदी के तट पर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर हमको देखने को मिलती है, इस नदी के तट के ऊपर क्या है आपके ये जो हर्षवर्धन को हराने का काम कराया था। ओके जी, फैक्ट हमारे समझ में आ गया। इससे पहले हर्षवर्धन ने क्या है पूरे उत्तर भारत के ऊपर कब्जा कर रखा था, मध्य प्रदेश तक, ठीक है। बादशाह पादशाह यो बोला मैं तो दक्षिण भारत के ऊपर भी कब्जा करूंगा। पुलकेशिन ना लाडले म्याऊ मार दूंगा, ठीक है। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने क्या आपका 647 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन को मौत के घाट उतार दिया और अपना जो साम्राज्य है और भी इसने फैलाने का काम कराया। ओके जी, फैक्ट हमारे समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर एक नाम है जिसका नाम है राजा राज प्रथम। ये राजा राज प्रथम ये किस वंश से बिलोंग करता है? ये चोल वंश से बिलोंग करता है भाई। और चोल वंश किस मतलब कि कहां का वंश है? तो हमारा दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत का जो प्रमुख वंश है, ठीक है, वो आपका चोल वंश था, जो कि उस टाइम बहुत ज्यादा फेमस होता था दक्षिण भारत के अंदर। चोल वंश का जो राजा था ये राजा राज प्रथम, इसने क्या कुछ कांड करा था जी, क्या कुछ इसने विकास करा था? तो जो तमिलनाडु के अंदर जो तैसे तंजोर नाम की जो जगह है, यहां पर इसके द्वारा जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। इसके बारे में सिर्फ आपको इतना ही फैक्ट याद रखना है। एग्जामिनर सिर्फ यही पूछता कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा भाई? आपके चोल राजा राज प्रथम के द्वारा क्या इसका निर्माण करवाया गया था। ओके, कैसे बृहदेश्वर का बार की तरफ कौन सा मंदिर है? दक्षिण भारत हमारा सबसे भारत के अंदर बार का हिस्सा, ठीक है। दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु के अंदर कौन सा आपका पड़ता बृहदेश्वर मंदिर, तो इसका निर्माण करवाने का काम कर रहा था। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। अब ये जो राजा राज प्रथम था ना, इसका बेटा आया करता जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। क्या नाम था? राजेंद्र
प्रथम राजाराज प्रथम का बेटा था। ओके जी, इसको किस नाम से जानते थे? क्योंकि इसने गंगा नदी के आसपास के इलाकों को जीत लिया था, तो इसलिए इसको क्या है, गंगेकोंड के नाम से जानते थे। गंगेकोंड का मतलब क्या हो गया, जिसने क्या है, गंगा के ऊपर जिसने है विजय प्राप्त कर ली, उसको गंगेकोंड के नाम से जाना जाता था। एग्जाम के अंदर अक्सर आता है कि गंगेकोंड के नाम से किसको जाना जाता था, तो राजेंद्र प्रथम को गंगेकोंड के नाम से जाना जाता था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, चीजें बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक प्रश्न आप लोगों से यह भी पूछ लेता है कि जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य के अंदर जो हमारा जो मतलब कि जो सभाएं थी, कितने टाइप की सभा होती थी? तो 2 टाइप की सभा होती थी चोल साम्राज्य के अंदर, एक उर होती थी, एक सभा होती थी। अक्सर एग्जामिनर पूछता है, एक उर एक सभा। उर किन लोगों की सभा होती थी और सभा है ये किन लोगों की सभा होती थी? तो जो उर होती थी वो तो सामान्य लोगों का ग्रुप होता था, ठीक है, और जो सभा होती थी ये जो बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, उनका ग्रुप होता था, ठीक है। तो उर क्या है? उर आपका लिखेंगे सभी साथी, सामान्य लोगों का समूह। सामान्य जो लोगों की जो सभा होती थी उसको क्या बोलते थे? उर बोलते थे। और सभा किसको बोलते थे? विद्वान जो ब्राह्मण होते थे, विद्वान ब्राह्मणों की जो सभा होती थी उसको क्या बोलते थे? उसको हम लोग बोलते थे सभा। ओके जी, तो ये 2 आपसे पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य के अंदर कितने टाइप की सभा थी? 2। उर किसको बोलते थे? सामान्य लोगों की सभाओं को। ये आए हुए प्रश्न है बकायदा, तभी तुम लोगों को करवाने लग रहा हूं, ठीक है। इतने फैक्ट सभी साथियों के समझ में आए या नहीं आए, एक बार के लिए बताओ। दंतीदुर्ग कल भी बताया था, राष्ट्रकूट वंश का राजा था जिसने हिरण्यगर्भ यज्ञ करके क्या अपने आप को क्षत्रिय घोषित करके है शासन करने का काम कराया था। ओके जी, ठीक है। चालुक्य वंश को इसने खत्म कराया था, ये उनका सामंत होता था, इसने कब्जा कर लिया था। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया भी था। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश से बिलोंग करता, कोई साथी बताएगा? बताओ। अगला प्रश्न आता हमारे पास, महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा जिला निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर स्थित है? आसान प्रश्न और प्यारा प्रश्न है। देखो, महात्मा गांधी पहला जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका के अंदर, भाई आप सभी को पता भी है। उधर उन्होंने 1-2 आंदोलन करे, तो इस वजह से वो फेमस हो गए, क्योंकि वो जो आंदोलन थे, सत्याग्रह कर दिया, मैं भूख हड़ताल में बैठ गया, मेरा गेल बहुत सारे लोग बैठ गए, तो इस वजह से क्या होता है, सरकार उधर की दब जाती थी, तो महात्मा गांधी जी हो रहे थे फेमस। तो जैसे ही वो अपने भारत के अंदर आए, तो भारत के अंदर अब जैसे क्या हुआ, जो अपना बिहार है, बिहार के अंदर चंपारण नाम की जगह है, तो वहां के जो किसान हैं उन लोगों को, वो है आपकी नील की खेती करते थे। जो बिहार के अंदर चंपारण के किसान नील की खेती करते थे। अंग्रेज लोग क्या बोलते थे कि नील की खेती करो और हमको बेचो कम दामों के अंदर, और उसी नील को अंग्रेज लोग है अपने देश ब्रिटेन के अंदर महंगे दामों के अंदर बेचते थे। भारतीयों को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी, आप चाहे कहीं पे बेचो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेज लोग दबाव डालते थे कि तुम ही खेती करो। लेकिन नील की खेती करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि नील के जो पौधे होते थे वो जमीन की जो सारी उर्वरता शक्ति है ना, मतलब उपजाऊपन, उसको सारे को खत्म कर देते थे, यानी उनकी जमीन बंजर हो जाती थी। अब अंग्रेज सरकार उनको नई जमीन तो देती नहीं थी, और उसके बदले मतलब कि कम पैसे में फसल खरीदती, यानी कि हर तरीके से परेशान करने लग रही थी। तब बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी कि महात्मा गांधी नाम का भाई जो लोंडा है, जो फेमस हो रहा है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, इसको बुलाओ, ठीक है। ये क्या पता कोई अपने आंदोलन की वजह से अपना आड़ भी कर दे भाई सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, आपका सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भारत में आने के बाद सबसे पहले महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह कराया था? तो चंपारण सत्याग्रह कराया था। और ये कहां पर हुआ था? ये बिहार के अंदर हुआ था। बिहार के अंदर चंपारण नाम की जगह है, और किस लिए हुआ था? जो नील की खेती है उसके लिए हुआ था। ओके जी, ये फैक्ट हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया, जिसके अंदर फिर महात्मा गांधी जी आंदोलन करने के लिए बैठे, बाकायदा आपका आंदोलन सक्सेसफुल भी हुआ, और जो चंपारण जो जिले के किसान है उनको न्याय भी मिला। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। फिर आंदोलन हुआ आप लोगों का कहां पर? गुजरात के अंदर, खेड़ा जिले के अंदर। भाई खेड़ा जिले के जो किसान थे इनके साथ भी अत्याचार होने लग रहा था। इनके साथ क्या अत्याचार होने लग रहा था? अंग्रेज सरकार ने रूल ये बनाया था कि अगर आपके जो खेत में फसल है, जैसे मान लिया सामान्यतः भाई मान लिया 100 क्विंटल फसल होती है, लेकिन अब की बार मौसम खराब था, कुछ भी लगा, तो उसकी वजह से आप लोगों के खेत में 25% भी फसल का उत्पादन नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मान लिया 100 क्विंटल होती थी, तो अब की बार मान लिया 20 क्विंटल फसल का उत्पादन हुआ, तो ऐसे केस के अंदर अंग्रेज सरकार टैक्स नहीं लेगी। अंग्रेजों ने रूल बनाया था, लेकिन अंग्रेज सरकार उसके बावजूद भी टैक्स लेने लग रही थी, तो इसीलिए क्या खेड़ा जिले के किसान लोग भी विद्रोह करने लग रहे थे, और वहां पर भी फिर महात्मा गांधी जी गए, ठीक है, और उन्होंने आंदोलन किया, और वो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। ये वहां का खेड़ा जिले वाले आंदोलन का था। और खेड़ा कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। कैसे याद रखोगे? आप लोग अक्सर जब जारी मारते हो, ठीक है, अपने महिला मित्र के घर पे गेड़ा मारने जाते हो, खेड़ा का उल्टा बनेगा गेड़ा,
गेड़े का मतलब क्या होता है, राउंड मारने जाते हो तुम अपनी रात को महिला मित्र के घर पे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं गेड़ा। गेड़ा कब मारते हो जी, रात को मारते हैं जी, ठीक है। तो गुजरात के अंदर खेड़ा जिले का आंदोलन हुआ था, ओके जी। चंपारण वाला पूछ ले किस टाइम हुआ था, साल 1917 के अंदर आपका चंपारण वाला आया था। 17 मतलब सताना, यानी कि बिहार के किसानों को सताया जाने लग रहा था, ओके जी। इसके अलावा एक आप लोगों से पूछ लेता है अहमदाबाद मील आंदोलन, ठीक है, अहमदाबाद मील आंदोलन, ठीक है, यह भी आप लोगों का आपका गुजरात के अंदर ही हुआ था, ये इसी से अगले साल 1918 के अंदर। इसके अंदर भी सेम यही था, अहमदाबाद मिल के अंदर जो मजदूर थे उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलने लग रही थी, काम ज्यादा करवाया जाने लग रहा था, तो इसलिए वहां पर भी आंदोलन हुआ था। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल और उसके बाद खेड़ा हुआ था, यानी इन तीनों की सीरीज याद रखना, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले, ओके। सबसे पहले महात्मा गांधी पूछा जाता कि वहां से दक्षिण अफ्रीका से आते सबसे पहले कौन सा होया, चंपारण वाला होया, तो इस सीरीज को प्रॉपर याद रखना, ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है किसके कारण होती है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो चांद ऐसे ऐसे घूमने लग रहा है, ये किस वजह से घूमने लग रहा है। देखो आप खुद सोचो भाई, आप जैसे ऐसे कुछ किसी चीज को घुमाने लग रहे हो, ठीक है, तो वो मतलब बाहर तो जानी चाहिए सर्कल से, ठीक है। आप खुद सोचो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारी पृथ्वी मान लो, ठीक है, इस पृथ्वी के बार बार है ऐसे अपना चंद्रमा ये घूमने लग रहा है, तो इस लाइन से बाहर क्यों नहीं जाने लग रहा, ठीक है। तो क्यों नहीं जाने लग रहा है, एक फोर्स है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको इंग्लिश में याद रखोगे तो याद रहेगा। इसको कैसे याद रखो, सेंट्रीपिटल, देखो पीट पीट के क्या आपकी मम्मी जब आप छोटे होते थे, जब तुम्हारी मम्मी कैसे पिट्टिया कर दी, पीट के क्या आप लोगों को घर के अंदर डालती थी, चल अंदर चल अंदर, तो यानी सेंट्रीपिटल के अंदर क्या पीटना, पीट के क्या आपको अंदर की तरफ भेजा जाता है, पृथ्वी की तरफ, ठीक है। एक फोर्स होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। फुगल के अंदर क्या है, आप लोग फुकरापंथी, देखो फुगल से बड़ा फुकरा, फुकरापंथी मारने के लिए क्या आप लोग घर से बाहर चले जाते हो, ठीक है, तो यानी बाहर की तरफ। आप दो फोर्स याद रखना, एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। पिटल वाला अंदर की तरफ लेके आता चीज को, फुगल वाला बाहर की तरफ फकाएगा, ठीक है। तो जो चांद है ये हमारी धरती की तरफ ऐसे ही घूमने लग रहा है, यानी अंदर की तरफ आने लग रहा है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, ये हो गया हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्र बल। आप इसको हिंदी में देखोगे तो अभिकेंद्र यानी केंद्र की तरफ वाला जो बल, अभी चलो केंद्र की तरफ, बस अभी, ठीक है, पार्थ रुका नहीं, जाने लग रहा है, अभी के अभी चलो, ठीक है, डार्लिंग से मिलके आना है, ओके जी। अगला प्रश्न, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में कौन से उदाहरण जन्म से मृत्यु, एक सेकंड के लिए रुके, जन्म से मृत्यु और पुनर्जन्म तक जीवन चक्र को नियंत्रित करती थी। मतलब पहले जो अपना हिंदू धर्म था, उस हिंदू धर्म के अनुसार पहले क्या, अभी भी लोग काफी लोग मानते हैं कि जो जैसे मान लिया अब अपना जन्म हो गया तो अब अपनी मृत्यु कब होगी, या फिर मान लिया अगला जन्म है मेरा कब होगा, अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा, तो ये चीज किस चीज के ऊपर डिपेंड करती थी हिंदू धर्म के अनुसार, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को पता ही है भाई, अगर गंदे कर्म करेगा तो अगले जन्म में मेरा कुत्ता बन जावे, अच्छे कर्म करा तो अगला जन्म में मेरा स्वर्ग मिल जावे, ऐसी बातें सुनी। यानी किसके ऊपर डिपेंड करता था ये सिस्टम, आपका कर्मों के ऊपर डिपेंड करता था हिंदू धर्म के अनुसार। सिंपल सा प्रश्न था, ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में तिरंगा झंडा तैयार किया गया। सबसे पहले तिरंगा झंडा कौन से आंदोलन के अंदर फहराया गया, ये प्रश्न पूछा। मैं पानी की घूंट मार लो, आप लोग बताओ, और एक कुछ नया भी बताऊंगा आपको तिरंगा झंडे के बारे में। बात है सन 1905 के आसपास की। 1905 के अंदर आप सभी को पता है बंगाल का क्या हुआ था जी, विभाजन हुआ था या नहीं हुआ था जी, बिल्कुल हुआ था, ठीक है। और 1911 के अंदर बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था जी, बिल्कुल हुआ था। कौन रद्द करके गया था, इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज पंचम, वो रद्द करके गया था। अब जिस टाइम ये बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल दो हिस्सों के अंदर बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल, ठीक है जी। एक बंगाल के अंदर सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग रहते थे, एक बंगाल के अंदर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, और ये अंग्रेजों ने इसलिए किया था ताकि हिंदू मुस्लिम एक ना हो पाए, आपस में लड़ते रहे, ओके जी। फैक्ट हमारे समझ में आ गया। अब उसी टाइम क्या फिर यहाँ के लोगों ने, भारत के लोगों ने क्या करा, स्वदेशी आंदोलन चलाया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब हम लोग तो सिर्फ अपनी स्वदेशी वस्तुएं ही अपनाएंगे, हम लोग तो अंग्रेजों का बहिष्कार करें ना, अंग्रेजों का कोई सामान अपनाएंगे ना कुछ और करेंगे। तो आप लोगों से पूछा था स्वदेशी आंदोलन कब चला, तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो 1905 से लेकर 1907 तक के आप लोगों का स्वदेशी आंदोलन चला था, ओके जी। एक तो ये आपका ये हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, करेक्ट हो जाएगा। और जब ये स्वदेशी आंदोलन चला उसी टाइम सबसे पहले क्या तिरंगा लहराया गया था, ठीक है। उस तिरंगे के अंदर क्या हुआ, मतलब कब से कब तक चला था, साल 1905 से 8 तक, लगभग 3 साल तक चला था।
और इसके अंदर क्या फर्स्ट टाइम तिरंगा लहराया गया, फर्स्ट टाइम एक 3 रंगों का झंडा लहराया गया। और ये जो तिरंगा लहराया गया इसके अंदर 3 रंग थे। सबसे ऊपर वाला जो रंग था वो था ग्रीन रंग, यानी हरा रंग, ठीक है। और इस हरी पट्टी के अंदर 8 कमल के फूल थे, ठीक है। इस हरी पट्टी के अंदर क्या है, 8 कमल के फूल थे, ऐसे ऐसे, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, 8 कमल के फूल थे, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे कि अंग्रेजों ने 8 अलग अलग जो बड़े बड़े जो शहर हैं भारत के उनके ऊपर कब्जा कर रखा है, उसका मतलब ये होया करता, ठीक है। बीच में होती थी भाई पीली पट्टी, इसके ऊपर लिख रखा था वंदे मातरम। आपसे क्या पता, पूछ ले हुआ है कि पहली बार जो तिरंगा था उसमें बीच में किस रंग की पट्टी थी, उसके ऊपर क्या लिख रखा था। सबसे नीचे होती थी लाल पट्टी भाई, ठीक है, जिसके अंदर एक आपका सूरज होता था और एक तरफ एक चांद होता था, ठीक है। तो ये इस तरीके का अपना झंडा होता था पहली बार। और पहली बार ये आपका 1905 से 8 के दौरान जब स्वदेशी आंदोलन चला था उस टाइम ये लहराया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही पर्सन एग्जामिनर पूछता है और यही पूछा गया है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए बताओ, ठीक है। चले आगे, चलो जी। अगला प्रश्न आता हमारे पास, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बचपन में वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण हो सकती है। जैसे बचपन के अंदर अगर आपके शरीर के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन वो अच्छे से रिलीज नहीं होता, तो ऐसे केस के अंदर आपके अंदर कौन सी स्थिति हो सकती है। बोने रह जाओगे, बोनापन, ठीक है। छोटा शरीर, निराश क्यों, आज ही तेल लगाएं, शरीर को 10 से 12 इंच लंबा बढ़ाएं, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसी चीजें बटती हैं। गलगंड, ये देख लो, गलगंड के नाम है भाई, यो गलगंड और देख लो भाई, नुक्कड़ रुपये पर गलगंड तो इसको क्या बोले, वामनता, गोइटर। गोइटर किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से। अगर आप आयोडीन नमक नहीं लोगे, ठीक है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा, ठीक है जी। वैसे हाइपर थायरॉइडिज्म, इसका मतलब क्या होता है, थायराइड होता है, थायराइड नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है। ये 2 तरीके का होता है, एक हाइपर होता है, एक लोअर होता है। अगर आपके शरीर में थायराइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो हो सकता है आपका वजन कम हो जाए, आपका वजन ज्यादा हो जाए। उसी तरीके से अगर थायराइड की मात्रा कम हो जाती है तब भी आपका वजन कम ज्यादा हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। ज्यादातर महिलाओं के अंदर ये समस्याएं देखने मिलती है, ठीक है। डवार्फिज्म का मतलब होता है छोटापन। जैसे इसने हिंदी के अंदर लिख रखा अति अवुटता। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे जो हिंदी में जीके करते हैं उसको, उन बच्चों को इसके अंदर दिक्कत आएगी। तो अगर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई दें जिसके आप लोगों को मतलब ना पता हो तो एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लिया करो, ठीक है। पेपर के अंदर ऑप्शन मिलता है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में करके देख सकते हो। इसको बोला डवार्फिज्म। अगला आता है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी, स्कर्वी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी जी, बिल्कुल घुस गई। देखो ग्रोथ मेनली डिपेंड करती है आपके खान पान के ऊपर, ठीक है। मेनली एक तो आपकी जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। भाई आपके माता पिता है, उनकी हाइट छोटी है या बड़ी है, आपके माता पिता में से अगर किसी एक की भी हाइट बड़ी है तो भी आपकी हो सकता है आपकी हाइट बढ़ जाए, ठीक है। जैसे मान लिया आपके माता पिता दोनों की हाइट छोटी है, उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बढ़ जाती है। मैं खुद इसका उदाहरण हूं। मेरे मम्मी पापा सारे मतलब कि 5 फुट 3-4 इंच के हैं, ठीक है। मम्मी भी पापा भी इतने हैं, ठीक है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, 10 के भी 10.5 है, ठीक है। मतलब बढ़ गई। वो किस वजह से, क्योंकि भाई थोड़ा हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया, खाने पीने के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। तो अगर आप जैसे मान लिया मतलब कि अगर आपके मदर फादर की हाइट छोटी भी है, उस केस के अंदर जैसे कईयों के ऐसे भी होते हैं माता पिता की हाइट लंबी तब भी बच्चे छोटे रह जाते हैं। ऐसा केस है, मेरा मामा 6 फुट का है, ठीक है। मेरी मामी भी अच्छी खासी हाइट की 5.5 फीट की है। उनका जो लड़का है वो 5 फुट 3 इंच का है, वो छोटा रह गया, ठीक है। तो वो चीज डिपेंड करती है आप खान पान कैसा खाने लग रहे हो। जब आपकी ग्रोथ वाली एज उसके अंदर आप लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लग रहे, नहीं करने लग रहे। जैसे आपकी उम्र होती है जब आप 5वीं 6वीं क्लास में होते हो और आप 8वीं 9वीं क्लास तक की जो ये उम्र होती है ना, 4-5 साल की, इस उम्र के अंदर सबसे ज्यादा हाइट बढ़ती है। उस उम्र के दौरान अगर आप कोई खेल खाल नहीं खेलने लग रहे, सारे दिन घर पे पड़े रहते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, सारे दिन पढ़ाई करते रहते हैं या कुछ और मतलब फोन के अंदर लगे रहते हैं, तो उन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, वो नहीं रह जाते हैं, ठीक है। जो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर ले, खेल कूद ले, उनकी हाइट बढ़ जाती है। गांव के बच्चे तभी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। शहरों के बच्चे बोलने रह जाते हैं, ठीक है। चले आगे, चलो जी। अगला प्रश्न आता है, भीमबेटका जो पुराने गुफा चित्रों वाला मध्य पाषाण युग का स्थल है, किस राज्य के अंदर है? भीमबेटका को उदाहरण देखो। भीम क्या है, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। भीम नाम का व्यक्ति क्या है, बीच में से तोड़ देगा शरीर को, ठीक है। हमारा शरीर है ना, इसको मध्य से तोड़ देगा। मध्य से क्या बन गया, मध्य प्रदेश। ट्रिक से करवाया था ना, ठीक है। तो भीमबेटका जो कि भीमबेटका की गुफाएं आप लोगों से पूछी जाती है कहां पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आएगी।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ओडिशा के अंदर हमको क्या मिलता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये पिछली क्लासों के अंदर ही बता चुके हूं, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, यहां पर देखने को मिलता है ओडिशा के अंदर। ठीक है, इसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर एग्जामिनर पूछता है ब्लैक पैगोडा के नाम से किसको जाना जाता है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, जो कि हमें कहां पर देखने को मिलता है, ओडिशा के अंदर। इसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और खास प्रश्न अक्सर एग्जामिनर पूछता है। ठीक है जी, महाराष्ट्र के अंदर हमको कौन सी गुफाएं देखने को मिलती है, अजंता की गुफाएं हो, ठीक है, या फिर एलोरा की गुफाएं हो। ओके, मतलब जो भी गुफा है ना, मैंने लिए कि मध्य प्रदेश वाली भीमबेटका की छोड़ की सारी है तुमको यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं हो, एलिफेंटा कैसा होता है, महा बड़ा होता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, तीनों गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती हैं। ओके जी, अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का एक विभाजन नहीं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों के अंदर से कौन सा हिमालय का एक पार्ट नहीं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो हिमालय है ये जैसे ये हमारा उत्तरी भारत है। ठीक है, ये हमारा उत्तरी भारत ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहां से लेकर और ऐसे ऐसे जब जाता है पूर्वी भारत की तरफ, तो हमारा हिमालय टोटल हम लोग बोल सकते हैं 3 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है, ऐसे 3 पार्टों के अंदर। ठीक है, तो ये जो 3 हिस्से कौन कौन से हिस्से अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। जो मैंने जो ज्योग्राफी करवा रखी बैच के अंदर, उसके अंदर मैंने जो भूगोल करवा रखा है उसके अंदर मैंने विस्तार पूर्वक बता रखा है, आप लोगों को भी बता देता हूं। ठीक है, तो जो पहले वाला हिमालय, इसको हम लोग बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और इसी हिमाद्री को क्या है, महान या आंतरिक हिमालय भी बोल देते हैं। इसका अन्य नाम है, लिखेंगे सभी साथी, इसी हिमाद्री का अन्य नाम क्या है, अन्य नाम महान हिमालय भी बोल देते हैं। अक्सर आप लोगों से पूछ लेता है एग्जामिनर कि महान हिमालय के नाम से किसको जानते हैं। ठीक है, हिमाद्री को महान हिमालय के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग इसको आंतरिक हिमालय, हमारे भारत के जमानु अंदर का मैं एरिया है आंतरिक हिमालय। ठीक है, इसको आंतरिक हिमालय भी बोल देते हैं। ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। ये हिमालय किस लिए खास, इसके अंदर क्या कुछ खासियत मिलती है, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट होगी, कंचनजंगा होगी, ये दोनों की दोनों चोटियां हमें कहां पर, इसी हिमालय के अंदर देखने को मिलती है। अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि कौन से हिमालय के अंदर हमें माउंट एवरेस्ट, भाई तू माउंट एवरेस्ट ले रहा है यार, तू तो बहुत महान व्यक्ति है, तेरे पास कंचनजंगा है, तू तो यार बहुत महान व्यक्ति है। ठीक है, तो यानी क्या है, लिखेंगे सभी साथी, इसी के अंदर क्या हमें माउंट एवरेस्ट और हमें क्या है, कंचनजंगा जैसी चोटियां, वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलती हैं। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। दूसरे नंबर में जो हमारे पास बीच में हिमालय आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु या मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल भी हम लोग बोल देते हैं। जो हिमाचल का एरिया है, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, लघु या मध्य हिमालय। लघु का मतलब क्या था, छोटा, लघु या मध्य हिमालय के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। अब ये जो लघु या मध्य हिमालय जो कि हिमाचल के अंदर आता है, हमारा जो हिमाचल का एरिया है, इसके अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं, शिमला हो गया, ठीक है, शिमला जो तुम घूमने जाते हो, ठीक है, कुल्लू मनाली हो गए, ये सारे किसके पार्ट है, सारे आपके लघु या मध्य हिमालय के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, फिर जो हमारे पास जो तीसरा पार्ट हमको देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है, शिवालिक या बाहरी हिमालय। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिवालिक। और इसी शिवालिक का अन्य नाम क्या है, इसी शिवालिक को अन्य बाहरी हिमालय के नाम से जानते हैं, यानी एक्सटर्नल हिमालय। ठीक है, इसकी कोई खास बात नहीं, इसकी खास बात इसमें सब छोटे छोटे पहाड़ देखने मिले, जब छोटे छोटे नाम मात्र के, ठीक है, बहुत ज्यादा साइज छोटा होता है। अब आपसे पूछा कौन सा हिमालय का विभाजन नहीं है, हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है, अरावली नहीं है। अरावली की पहाड़ियां तो कहां पर, मेनली राजस्थान के एरिया के अंदर देखने को मिलती है, कुछ पार्ट हरियाणा के अंदर भी देखने को मिलती है, और थोड़ा बहुत इक्का दुक्का दिल्ली के पास भी थोड़ा मोटा एरिया अरावली की पहाड़ियों का हमको देखने को मिलता है। अब प्रश्न ये पूछ लेता है, अरावली की पहाड़ियों का जो टॉप सबसे ऊंची चोटी, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको गुरु शिखर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, गुरु शिखर। और जो गुरु शिखर है वहीं पर हमारा माउंट आबू भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी उसका क्या नाम है, उसका नाम है जी गुरु शिखर, लिख लो। ठीक है, और इस गुरु शिखर के ऊपर ही क्या हमें माउंट आबू भी देखने को मिलता है। ओके जी, ये फैक्ट भी समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। ठीक है, आगे चले, चलो जी, अगला प्रश्न आता हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज नामक सुधारवादी संगठन, सबको पता आर्य समाज की स्थापना किसने करी, किसने करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब करी गई थी, साल 1875 के अंदर, कहां पर, बंबई के अंदर क्या आपके आर्य समाज की स्थापना करी गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने
एक नारा भी दिया था जिसका नाम था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आप लोग वेदों की ओर वापस लौटो। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा इनकी एक बुक भी थी, उस बुक का क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक का नाम था। ठीक है, तो ये प्रश्न बकायदा पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या था? मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इन्होंने क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये क्या बोलते थे कि भगवान एक है। ठीक है, ये अनेक रूप नहीं, ये लोग सिर्फ मानते हैं। ठीक है, भगवान एक है, मन से मानो, अच्छे कर्म करो, उसी में भगवान खुश, आपको मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये इनके सिद्धांत है स्वामी दयानंद सरस्वती के। ओके जी, इसके अलावा आता हमारे पास राजा राम मोहन राय, जिनको हम लोग बोलते हैं RRR। ठीक है, साल 1928 के अंदर, कब? साल 1928 के अंदर इनके द्वारा क्या एक संगठन की स्थापना करी गई थी। उस संगठन का नाम अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता, कोई साथी बताएगा? राजा राम मोहन राय के द्वारा है साल 1928 के, 1928 नहीं, 1828, सॉरी 1828 के अंदर क्या इनके द्वारा एक संगठन की स्थापना करी थी। कोई साथी बताएगा कौन से संगठन का क्या नाम था इनका? बहुत ही इजी है, ब्रह्म समाज। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने पूछा सती प्रथा के ऊपर बैन किसके प्रयासों की वजह से लगा? तो वो भी किसके? राजा राम मोहन राय के प्रयासों की वजह से ही क्या सती प्रथा के ऊपर बैन लगा था। किसने लगाया था? विलियम बेंटिक ने। कैसे? बेंटिक, बी से बेंटिक, बी से बैन। ठीक है, तो साल 1828 में लिखेंगे सभी साथी किसकी स्थापना करी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी, लिखेंगे सभी साथी। इसके अलावा क्या है? इन्हीं के प्रयासों से क्या है 1829 किसी ने अगर सती प्रथा दोबारा से करी तो उसके ऊपर लगेगा फाइन। 1829 में क्या है? सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया, सती प्रथा पर बैन लगाया। ओके जी, ठीक है, किसके द्वारा लगाया गया? विलियम बेंटिक, बेंटिक से बन गया बैन। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, इनके प्रयासों की वजह से आपका इसके ऊपर बैन लगने का काम हुआ। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गए। इसके अलावा आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको बोला जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही क्या है भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी बोला जाता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखना, लिखेंगे सभी साथी। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी किसको बोला जाता है? पुनर्जागरण का जनक, ये भी राजा राम मोहन राय को क्या भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी बोला जाता है। ओके जी, ये चीजें क्लियर होगी। आगे चलो जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास MS सुब्बुलक्ष्मी, बहुत ही फेमस नाम है इतिहास के अंदर और अक्सर एग्जामिनर पूछता है। इनको भारत रत्न कब मिला? पहली क्या थी? संगीतकार थी? क्या थी? सारी जो संगीतकार थी सबको पता है। देखो 4 भारत रत्न आपको याद रखने जो कि अक्सर एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले देखो डेट डालो, 1998, फिर 1999, फिर आपका साल 2001, ठीक, और फिर आपका साल 2009। ठीक है, ये आपकी 4 डेट याद रखनी है। पहले नंबर पे हम लोगों को भारत रत्न देना है, तो सबसे पहले किसको दोगे? लक्ष्मी माता को दोगे। लक्ष्मी माता को सारा देश पूछता है, भाई लक्ष्मी के लिए तो काम करने लग रहे हैं, सबसे पहले लक्ष्मी माता को दोगे। तो सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? लक्ष्मी माता को, यानी कि किसको मिला? MS सुब्बुलक्ष्मी को क्या है सबसे पहले आपका भारत रत्न मिला। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई साल 1998 के अंदर, इसको सीरीज में याद रखना। ठीक है जी, फिर अगले ही साल क्या बोले? यार लक्ष्मी माता को दिया है तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, तीसरी आंख खोल देंगे। ठीक है, दुनिया का विनाश हो जाएगा, यानी कि भगवान भोलेनाथ को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी पंडित रविशंकर को क्या है? ठीक है, रविशंकर के अंदर क्या आ गया? शंकर भगवान। तो यानी पंडित रविशंकर को क्या है आप लोगों का अगले ही साल क्या है इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, उसके बाद 2001 के अंदर किसको दिया गया? बिस्मिल्लाह खान को। किसको दिया गया? बिस्मिल्लाह खान को 2001 के अंदर दिया गया। इसको कैसे याद रखो? देखो बिस्मिल्लाह के अंदर क्या 20। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान क्या है? सेनाई वादक थे। कैसे सेनाई वादक थे? 1 नंबर के। ठीक है, यानी बिस्मिल्लाह खान क्या है? 1 नंबर के सेनाई वादक थे। ठीक है जी, साल 2009 के अंदर क्या है? 2009 के अंदर किसको मिला? भीमसेन जोशी। किसको मिला? भीमसेन जोशी, लिखेंगे सभी साथी, जो कि किराना घराने से बिलोंग करते। भीमसेन जोशी कैसे रखोगे? भीम नाम का व्यक्ति क्या बोला? भारत रत्न देवा रहा है? बोला नो, मुझे भारत रत्न की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो भीम हूं। ठीक है, तो यानी कि 2009 के अंदर भीमसेन जोशी को मिला था। ओके जी, तो अब ये जो MS सुब्बुलक्ष्मी थी क्या थी? संगीतकार होती थी। इनकी 2-3 खास बात है जो कि अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है MS सुब्बुलक्ष्मी से रिलेटेड। क्या क्या खास बात पूछता है जी? पहली जो खास बात है वो तो ये पूछता है कि MS सुब्बुलक्ष्मी को अन्य किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साल 1974 के अंदर इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लिखेंगे सभी साथी कि साल 1974 में किस पुरस्कार से मिला? कौन सा पुरस्कार मिला? रेमन मैग्सेसे। ये आपका जैसे वो नहीं नोबेल पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार की तरह इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ठीक है, तो 1974 के अंदर क्या है इन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को चुरा लिया, इस तरीके से याद रख लो। इसके अलावा 1966 के अंदर जो हमारा UN है यानी संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी इन्होंने परफॉर्मेंस देने का काम किया था। संयुक्त राष्ट्र में
मतलब परफॉर्मेंस देने वाली पहली महिला बन गई थी ये, परफॉर्मेंस देने वाली फर्स्ट महिला, भारतीय महिला। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, चलो जी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर माउंट आबू में स्थित है? बताओ माउंट आबू के अंदर कौन सा मंदिर, अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी, बताओ माउंट आबू में कौन सा? मेरा पानी घूट मार लो, आंधी नुमा मौसम हो गया भाई। शाबाश। और अभी तो पर्सन यार 11 है, पर्सन 11वां पर्सन में 10 पर्सन हुए हैं। चीजों को समझो अच्छे से, मैं एक्सप्लेनेशन भी तो देने लग रहा हूँ। हवा टिक मारने होंगे 35% 35 मिनट में खत्म हो जाए, 35 मिनट भी कौन लागत, 10 मिनट में खत्म कर देना, कटक 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 टिक मार की। थोड़ी एक्सप्लेनेशन समझो भाई, जो मैं ये चीजें बताने लगे रहा हूँ तुमको, इसके साथ ये जो एक्सप्लेनेशन ये पेपर में आएगी पार्थ, इसको पढ़ के मत लो और फिर तुम रोओगे। इसी से तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इसी से तो आपको पता लगे पेपर के अंदर और कौन कौन से। टिक मारने तो कोई भी मार जाएगा, कोई भी यूट्यूब पर कोई भी टिक्के मार के चलेगा, थोड़ी बहुत उसकी एक्सप्लेनेशन तो दो, इससे रिलेटेड जो और फैक्ट हैं, जो पर्सन जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं वो भी तो याद होने चाहिए ना आपके। ठीक है, तो यही चीज मायने रखती है। आप टेंशन ना लो, जीडी के पेपर के अंदर तो तुम बैठा रखे क्या बिना, मतलब बच्चे का बहुत बेनिफिट होने लग रहा है। तो देखो भाई, जो हमारा कौन सा मंदिर माउंट आबू के अंदर, तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर हमें कहां पर देखने को मिलता है? आपके माउंट आबू के अंदर देखने को मिलता है। ये किसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चालुक्य वंश के राजाओं द्वारा। चालुक्य ई ससुर, चालुक्य कहां से आ गया? चालुक्य वंश तो आपने बताया था दक्षिण भारत के अंदर है जी, बिल्कुल है। तो मैंने क्या बताया था, चालुक्य वंश 3 टाइप का है, बादामी, वातापी और सोलंकी। ठीक है, बादामी वातापी तो दक्षिण भारत के अंदर है, सोलंकी चालुक्य वंश के लोग हैं, ये आपके गुजरात साइड है। ठीक है, ये आपको गुजरात साइड के एरिया की बात होने लग रही है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो किसके द्वारा? चालुक्य वंश का जो सोलंकी चालुक्य था, ठीक है, सोलंकी चालुक्य वंश है, ठीक है, उसकी बात होने लग रही है। इसका जो राजा होया करता, ठीक है, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, मेदिनी राजा के द्वारा भी नहीं। ठीक है, उस राजा भीमदेव था, राजा भीमदेव प्रथम, उसके 2 मतलब कि मंत्री होया करते, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। लिखेंगे सभी साथी, राजा भीमसेन प्रथम के मंत्रियों द्वारा निर्माण। ये पूछा गया, भीम वाला नाम पूछा गया था किस राजा के द्वारा? ठीक है, मंत्रियों के द्वारा क्या इसका निर्माण करवाया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बकायदा हर एग्जाम के अंदर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज में हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा इन्होंने क्या है, एक मोढेरा का सूर्य मंदिर भी बनवाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये कहां पर बनाया था? ये भी आपका गुजरात के अंदर बनाया था। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, रात को क्या है गुजरात के अंदर, क्या रात, रात को तो क्या भाई, मैं भी ढेर हो जाता हूं रात को तो क्या कोई भी ढेर हो जाता है भाई, क्योंकि नशा ही इतना होता है ना रात के अंदर। रात के अंदर तो भाई कोई भी ढेर हो सकता है। तो यही प्रश्न आप लोगों का, मोढेरा का सूर्य मंदिर आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग क्या बताओगे? क्या बताओगे पार्थ? कहां का है? गुजरात के अंदर है। ओके जी, आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, भारत में रेलवे लाइनें बिछाना है कब से स्टार्ट कराया गया था? जो रेल की लाइनें हैं ये कब से बिछानी शुरू करी गई थी भारत के अंदर? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो भारत के अंदर जो रेलवे लाइनों का विस्तार है, सभी साथियों को पता है, मेरे हिसाब से कोई भी साथी गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को। साल 1853 के अंदर क्या पहली बार रेलवे लाइनें बिछानी स्टार्ट करी थी। कहां से कहां तक चली थी आपकी? बंबई से लेकर ठाणे तक की। लिखेंगे सभी साथी, ठीक, उस टाइम मुंबई नहीं बोलते थे, उस टाइम इसको बंबई बोलते थे। बंबई से ठाणे तक आप लोगों की है, ये ठाणे भी महाराष्ट्र के अंदर ही है, यहां तक आप लोगों की पहली रेलवे लाइन चली थी। इसके किलोमीटर भी बकायदा पूछ लेता है भाई, बंबई से ठाणे की टोटल किलोमीटर दूरी कितनी थी? तो 34 किलोमीटर की आप लोगों की दूरी। 34 का मतलब चौकाना, ठीक है, लोगों को चौंका दिया, ये कैसे चलने लग रहा है। और ये अकेले नहीं चली, एक इंजन से नहीं चली, इसको क्या है 3 भाप के इंजनों से चलाया गया। 3 भाप के इंजनों से ये आपकी चली थी, ठीक है। और तीनों भाप के इंजनों के नाम भी बकायदा पूछे हुए प्रीवियस ईयर के, तो तीनों के नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं, अक्सर पूछ लेता है। एक तो साहिब, एक आप लोगों का सिंध, एक आप लोगों का सुल्तान। लिखेंगे सभी साथी, पहले इंजन का क्या नाम है? साहिब इंजन, ठीक है, दूसरे का नाम है आप लोगों का सिंध और तीसरे का नाम है सुल्तान। ये 3 इंजन थे भाप के। इन तीनों के द्वारा क्या है, इसको रेल को खींच के मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ओके जी, किसके टाइम पर हुआ था ये सारा का सारा काम? तो किसके टाइम पर हुआ था? उस टाइम किसका शासनकाल होया करता? सबको पता है, डलहौजी का शासनकाल होता था। तो डलहौजी के टाइम पर ही क्या है, ये सारा का सारा कांड हुआ था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा डलहौजी ने भाई पहली बार, डलहौजी के टाइम पर ही क्या भारत के अंदर डाक सेवा स्टार्ट हुई थी। लिखेंगे सभी साथी, इसी के टाइम पर क्या है
आपसे पूछ लिया जाए भारत के अंदर पहली बार डाक टिकट वगैरह कब आई थी, तो इसी के समय पर भारत में पहली बार डाक सेवा स्टार्ट हुई थी। भारत में डाक सेवा शुरू हुई। ओके जी, फैक्ट भी हमारे समझ में आ गई, डाक सेवा स्टार्ट। चलें आगे, चलो जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, साधारणतः एक वर्ष में भारतीय संसद के लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? बहुत ही अच्छा और प्यारा प्रश्न पूछा गया है। जो हमारी लोकसभा के एक साल में कितने सत्र होते हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो हमारी जो लोकसभा है उसके साल भर में 3 सत्र होते हैं भाई, 3 सत्र अक्सर आता है एग्जाम के अंदर। पहला सत्र, दूसरा सत्र, तीसरा सत्र। सबसे जो पहला सत्र होता है उसको बोलते हैं बजट सत्र। ठीक है, बजट सत्र का होता है जैसे फरवरी के अंदर होता है, जिसके अंदर बजट पेश किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास मानसून सत्र। मानसून सत्र अभी जैसे अगस्त का महीना आएगा उस टाइम होगा आप लोगों का मानसून सत्र। फिर आता है आपका सर्दियों के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं शीतकालीन सत्र, जो कि दिसंबर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है शीतकालीन सत्र। इसका भी एक रूल है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में है 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। भी अक्सर एग्जामिनर पूछ रहा है, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में। ठीक है, जैसे मान लिया ये सत्र बजट सत्र आप लोगों का मान लिया 6 फरवरी को था, तो आप लोगों का जो मानसून सत्र आएगा वो 6 अगस्त से पहले होना चाहिए। इसके अगर बात करोगे तो आप लोगों के मान लिया जाएगा कि विधानसभा के अंदर दिक्कत है और आप लोगों की विधानसभा है राष्ट्रपति मतलब लोकसभा है, राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं। किसी राज्य के अंदर ये चीज होने लग रही है तो आपकी विधानसभा भंग कर सकते हैं। और ये रूल किस अनुच्छेद के तहत है? तो संविधान का अनुच्छेद नंबर जो 85 है। ठीक है, कैसे रखोगे? 85 मतलब पिचकाना। ठीक है, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति के हाथ में पावर है कि हम उसको पिचका दें। ठीक है, तो यानी कि अनुच्छेद नंबर 85 के तहत ये रूल है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप उसके अंदर आपका नहीं होना चाहिए। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब जो ये आपकी संसद होती है, संसद के अंदर आपके 3 आप लोगों के मतलब कि काल भी होते, 3 काल। कौन कौन से होते हैं? एक आप लोगों ने सुना हुआ शून्य काल। ठीक है, एक होता है आप लोगों का प्रश्न काल। याद आया नहीं आया? सुन रखे होंगे अखबारों के अंदर आप लोगों ने सुना संसद के शून्य काल के अंदर ये चीज पूछी। एक प्रश्न काल पूछ लेता है, अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, ये होते क्या है? शून्य काल होता है 12 बजे के बाद। ठीक है, 12 से 1 के बीच में आप लोगों का शून्य काल होता है। इसके अंदर क्या होता है, आप मतलब बिना बताए कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, और जो अगला जो है मतलब बंदा जिससे भी आप सरकार के जिस भी नुमाइंदे से पूछना अगर उसको है उसका उत्तर देना पड़ेगा। दूसरा आता है प्रश्न काल होता है आप लोगों का 11 से 12 के बीच में। इसके अंदर क्या आप मौखिक प्रश्न पूछो, सरकार को आपको लिखित में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम आपको 10 दिन का समय दिया जाता है सरकार को। ओके जी, तो ये 2 काल भी होते भी प्रश्न पूछ लेता है। ओके जी, अक्सर मतलब एग्जाम के अंदर कैसे पूछा गया, ऐसे पूछा गया था कि शून्य काल से पहले कौन सा काल आता है, या फिर आपसे पूछ ले प्रश्न काल के बाद कौन सा काल आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, शून्य काल उसका मतलब पहले प्रश्न काल आता है फिर शून्य काल आता है। ठीक है, चीजें याद होंगी तभी बात बनेगी। आगे चलो जी, तो इसके अंदर कितना आएगा? इसके अंदर 3 सत्र आएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास 1991 में रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ था। किधर गया रहा है? 2 चरणों के अंदर अवमूल्यन हुआ। ठीक है जी, और संचयी अवमूल्यन अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में लगभग कितना प्रतिशत था? समझ में नहीं आया आप लोगों के, कैसे हुआ था मैं आपको बताता हूं। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है उसकी वैल्यू को घटाना। ठीक है, आप लोगों को पता है कि साल 1991 के अंदर क्या हुआ था जी? हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई थी, जैसे हालात आज हो रहे हैं। अब आप खुद सोचो यार, हमारे देश के पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी वो ये बोलने लग रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, 1 साल तक पेट्रोल डीजल का कम यूज करो, प्राइवेट साधनों का यूज कम करो, विदेशों के अंदर घूमने मत जाओ। ये बातें बोलने लग रहे हैं। ये बातें कब बोली जाती है? जब आपके देश के अंदर जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना वो कम हो, तब ये बातें बोली जाती हैं। ठीक है, जब आपके देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही हो तब ये बातें बोली जाती हैं भाई। ठीक है, 1991 के अंदर हमारे जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई थी ना, तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब जैसे डॉलर की जो हमारे पास मान लिया डॉलर जो रुपया था, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को घटाया गया। जैसे मान लिया कि भाई मान लिया उस टाइम जैसे 1 डॉलर के अंदर उस टाइम मान लिया कि भाई 20 रुपए थे। ठीक है, तो इन 20 रुपए को घटा के जैसे कर दिया 1 डॉलर के अंदर 30 रुपए। ठीक है, अरे यहाँ पर क्या देखा 2 चरणों के अंदर एग्जामिनर पूछता 1991 के अंदर कितने चरणों के अंदर रुपए की वैल्यू को घटाया गया था, यानी अवमूल्यन किया गया था। 2 चरणों के अंदर, पहले चरण में घटा दिया, दूसरे चरण में फिर घटा दिया। यानी अब जो 1 डॉलर की जो वैल्यू थी रुपए के हिसाब से, पहले 20 रुपए थे 1 डॉलर में, अब वो घट के पहले 30 हुए और फिर 40 हो गए एक ही साल के अंदर। ये क्यों किए गए? ताकि हमारे पास विदेशी मुद्रा बढ़ जाए। चीजें समझ में आई? विदेशी मुद्रा बढ़ जाए। यार अब आप खुद सोचो, जैसे मान लिया आपके पास 100 रुपए है, मान लिया 100 रुपए का 1 डॉलर है। अब मैं बोल दी 100 रुपए की वैल्यू ही तुमने 200 बना दी,
ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से तो ये $2 बन गए ना तुम्हारे लिए तो, यानी लेकिन तुम्हारे पैसे की वैल्यू तो टूट गई। तो यही काम किया गया था, यहाँ पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूब गई थी। तो ऐसे केस के अंदर जो हमारा जो मतलब रुपया था उसकी वैल्यू 2 बार घटाई गई, 2 चरणों में। पहले चरण के अंदर 9% घटाई गई, फर्स्ट चरण में कितनी घटाई गई 9%, और सेकंड चरण में आपकी घटाई गई 11%। अब आप लोगों का काम है गणित का सवाल। गणित का आप लोगों ने एक सवाल देखा होगा कि किसी वस्तु की जो वैल्यू पहले 9% घटाई गई फिर 11% घटाई गई तो वर्तमान वैल्यू क्या है, याद है या नहीं है? जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये की वैल्यू पहले 9% घटाई गई, यानी कितना बच गया 91/100 बच गया। फिर उसकी वैल्यू 11% घटाई गई, कितना बच गया 89/100 बच गया। अब अगर हम लोग 100 से 100 कट गया और इसकी कैलकुलेशन वगैरह बिठाते हैं तो लगभग 18.23% आने लगेगा, जिसको हम लोग लगभग पूछा गया है तो लगभग के हिसाब से हम लोग बोल देंगे 18% के लगभग है आप लोगों की रुपए की वैल्यू घटाई गई थी ओवरऑल। ये प्रश्न पूछा गया और यही सिचुएशन वर्तमान में भी है। रुपए की वैल्यू दिन प्रतिदिन घटने लग रही है। 95 पे पहुंच चुके हम लोग, 95 पॉइंट भी समथिंग, और थोड़े दिनों में 100 पे पहुंच जाएगा। और मैं तो कहने लग रहा हूं 100 पे पहुंच जाओ, काहे हमारी कैलकुलेशन के अंदर भी दिक्कत आती है। 95 के हिसाब से गुणा करते हुए 100 के हिसाब डायरेक्ट हो जाएगा, $1 में $1 में 100 रुपये, $10 के अंदर 1000 रुपये। ठीक है, मतलब अपने देश के लिए गलत चीज है ये, जितना रुपया डाउन जाने लग रहा है। ठीक है, सरकार इसीलिए तो बोलने लग रही सोना मत खरीदो, कि तुम सोना खरीदोगे सरकार को बाहर से खरीदना पड़ेगा, बाहर से खरीदेगी तो मतलब रुपए की वैल्यू और डाउन हो गई। तो आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारो ना। उस पैसे को जो तुम लोगों ने अपने फंड के अंदर, पार्टी फंड हो गया, फलाना फंड हो गया, उस फंड के अंदर जो तुम लोगों ने 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, उन पैसों को करो यूज, उससे बढ़ाओ देश की अर्थव्यवस्था। 10-10 करोड़ रुपए तुम लोग पेड़ लगाने के नाम पे हजम कर जाते हो। आज के अखबार के अंदर आई हुई है, हरियाणा के फरीदाबाद की नगर निगम है, वहां पर एक मंत्री खुद कहने लग रहे हैं कि यहाँ के जो लोग कर्मचारी हैं, पता नहीं कौन थे, मेरे को एग्जैक्ट मामला नहीं पता, लेकिन अखबार के अंदर मोटी मोटी हेडिंग पड़ी थी, उसके अंदर ये दे रखा था कि 10 करोड़ रुपए हजम करके पेड़ लगाने के नाम पे। तो ऐसे पैसे हजम होते रहेंगे तो ऐसी डॉलर की वैल्यू गिरेगी, डॉलर की नहीं सॉरी रुपए की वैल्यू। आगे चलो, और हमारे मीडिया वाले सबके मतलब बहुत महान व्यक्तित्व, $1 के अंदर आप लोगों के रुपए की वैल्यू 95 रुपये है, 95 पॉइंट भी समथिंग है, 5-6 कुछ इतना। और अगर मान लिया ये $1 के अंदर ये मान लिया ये वैल्यू अपने हिसाब से तो बढ़ेगी, लेकिन अमेरिका के हिसाब से तो घटने लग रही है, अपने हिसाब से बढ़ गई, मान लिया 94 रुपये होगी। अखबारों के अंदर मीडिया सब जगह रुपए ने पकड़ी तेजी, इतना तेज उछाल फलाना ढिमकाना। मैं तो एक बार खतर न सोचूं उछाल ना चढ़ूं भाई, पहला 95 रुपये था यार, तो 70 रुपया पा गया एकदम, इतना हुआ बनाओगे। और कितना बढ़ा 0.40 पैसे की वृद्धि, बस मतलब उस चीज ना कौन दिखावा है कि अपना ऊपर काम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है ना, उसके अंदर अगर कोई कमजोरी है, कुछ गलत चीज है तो उसको बताना चाहिए क्या भाई तू इस चीज में गलत है, ताकि वो अपने अंदर सुधार कर पाए। लेकिन आप उसकी चापलूसी करोगे ना, उसके पानी मारोगे, तो उससे उस चीज के अंदर सुधार नहीं होगा, वो चीज और भी नीचे जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति को ये लगेगा कि हाँ भाई मैं तो सही हूं। मैं भी अगर कुछ गलत करता हूं तो आप लोग मेरे को बताओ कि हाँ जी आपने क्वेश्चन गलत कराया, ताकि मैं उसके अंदर सुधार करूं। ठीक है, तो बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिशें करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा हैं। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में कब एक समिति का गठन किया गया था? बीमा क्षेत्र के अंदर सुधार करने के लिए भी साल 1993 के अंदर क्या है, RN के जो नेतृत्व के अंदर एक समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो बी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता यानी पैरामाउंटेसी की एक नई नीति शुरू करी गई थी? अच्छा प्रश्न पूछा गया। सर्वोच्चता का मतलब अंग्रेज ही सर्वोच्च रहेंगे, और इसी अंग्रेज अधिकारी के द्वारा क्या है, द्वैध शासन है। ठीक है, द्वैध शासन इसी के द्वारा समाप्त कराया गया था, द्वैध शासन की समाप्ति। और इसने क्या बोला कि अंग्रेज ही सर्वोच्च है, उसी को बोला गया था आप लोगों का सर्वोच्चता की नीति। द्वैध शासन शुरू किसने किया था? जो प्लासी के युद्ध के अंदर जीता था। प्लासी के युद्ध के अंदर कौन जीता था? रॉबर्ट क्लाइव जीता था। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन शुरू करा। द्वैध का मतलब डबल शासन। ठीक है, जैसे मान लिया लड़ाई लुड़ाई होगी, देश की सुरक्षा को तो राजा करेगा, ठीक है, पैसे कलेक्शन वाला काम अंग्रेज करेंगे। ठीक है, इसको द्वैध शासन बोलते थे। तो जो आपका एस्टिंगस टेस्टिंगस आया था, उसने क्या इस द्वैध शासन को समाप्त किया और ये क्या बोला कि अंग्रेज ही सर्वोच्च है, कोई द्वैध शासन नहीं है। इन्हें सर्वोच्चता की नीति को ये लेके आया। कारणवाली से बढ़ेगा कार, जो यूपीएससी वगैरह के जो सिविल सेवा का जो जनक है भारत में, वो किसको बोला जाता है? कारणवाली। कैसे याद रखोगे? जो सिविल सेवा के जो एस्पिरेंट जैसे IAS IPS तो किसके अंदर आते हैं? कार के अंदर आते हैं। तो सिविल सेवा का जनक किसको बोला गया? कारणवाली को क्या सिविल सेवा का जनक बोला गया,
अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि सिविल सेवा का जनक कौन है। ओके जी, चीज हमारे सामने। इसके अलावा कार्नवालिस के द्वारा क्या स्थायी बंदोबस्त की नीति अपनाई गई? किसकी नीति? स्थायी बंदोबस्त की जो नीति वो भी किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा ही अपनाई गई। ओके जी। वेलेजली की फूक क्या कर दी? ये बोला सहायता मतलब सहायक संधि कर लो, सहायक संधि कर लो, मेरी फूक है ठीक है। तो ये सहायक संधि की नीति लेके आया, लिखेंगे सभी साथी सहायक संधि। और जो डलहौजी था ये सभी को पता ही है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, हड़प की नीति, यानी कोई राजा उसके अगर बेटा नहीं है तो उसको हड़प लो। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति कौन लेके आया? आप लोगों का डलहौजी लेके आया। डल था ये, डफर था, ठीक है। ओके जी, अगला प्रश्न। 1774 में रॉबर्ट क्लाइव के जीवन में कौन सी दुखद घटना है? रॉबर्ट क्लाइव, ये वही रॉबर्ट क्लाइव जिसने प्लासी के युद्ध के अंदर 1757 के अंदर है, सिराजुद्दौला का जो सेनापति हुआ करता मीर जाफर, उसको अपनी टीम में मिला के भारत के अंदर पहली बार अंग्रेजी शासन स्थापित करने का काम कराया था, ठीक है। आप लोगों जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, प्लासी के युद्ध के अंदर भारत की सेना थी इतनी बड़ी, अंग्रेजा की सेना थी इतनी सी, ठीक है। फिर भी खेल गए दिमाग गेल। अपना जो सेनापति था मीर कासिम, इसको अपनी टीम में मिला ले, सारी सेना अड़ाएगी। अपना सिराजुद्दौला एकला रह गया, कब्जा कर लिया भारत के ऊपर, ठीक है। अपने तो नीच, अरे खून का मैं डीएनए का मैं गद्दारी अपने का तमना बेरा हो तो ठीक, गद्दी दे दो, इनका पाछा तला है उसमें बस सबकी में कर देंगे, पीछे दे दो, चीन पर मर्डर करवा लो, सब करने तैयार हैं। तो कौन सी दुखद घटना करी थी? उसने आत्महत्या कर ली थी भाई, ठीक है। उसने आत्महत्या कर ली, नशेड़ी बन गया था, यो ज्यादा नशे वगैरह करने लग गया था, उसकी वजह से डिप्रेशन में रहने लग गया था, क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया था ना, मोटा पैसा आ गया था भारत के अंदर। इतना पैसा तो इन्होंने कहीं पर देखा ही नहीं था, तो उस वजह से क्या मर गया था, आत्महत्या कर ली, इसने सुसाइड कर लिया। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण के कारण एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की, जिसे संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था? मंगोल आक्रमण ये क्या है जी? मंगोल एक जाति है, जैसे मुगल हैं, मुगल आए थे भारत के अंदर, दिल्ली सल्तनत आई थी भारत के अंदर, उसी टाइप से मंगोल है। मंगोल अक्सर भारत के ऊपर अटैक करते रहते थे। ये थे आपके चाइना से आते थे, चाइना से भारत के अंदर आते थे और अक्सर अटैक करते रहते थे। तो इनसे बचाने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी है, खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों के द्वारा सेनाओं का गठन किया गया था, ताकि मंगोलों का जो अटैक है उसके ऊपर काबू पाया जा सके, उसको रोका जा सके। ओके जी, खिलजी ने तो इतना भी कर दिया था कि स्पेशल सेना के लिए एक शहर का गठन कर दिया था जिसका नाम था सीरी, ठीक है। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि किसने अपनी सेना के लिए सीरी शहर का गठन किया था? तो खिलजी ने। खिलजी अपनी सेना को बहुत मानता था, वो ये बोलता था ये सेना है तो मैं हूं, अगर सेना नहीं है तो मैं नहीं हूं। उसने अपनी सेना के लिए स्पेशल बाजार के अंदर एक नीति अपनाई जिसका नाम था बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसके तहत इसने रूल बना दिया कि हमारे सैनिक अगर कोई भी सामान खरीदेंगे तो आधे रेट के अंदर मिलेगा। तो इसने क्या अपनी सेना के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लेके आया, लिखेंगे अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर, बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसके अलावा इसने अपने सेना को वेतन देने भी शुरू करे, बढ़िया सैलरी दिया करता, ठीक है। और सेना का जो वेतन होया करता उसके लिए किसानों के ऊपर स्पेशल इसने 50% टैक्स भी लगा दिया, आधा टैक्स लगा बता रहा ऊपर, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी सेना को वेतन देना है। सेना अगर होगी तो मैं किसी भी अटैक को रोक सकता हूं और कहीं पर भी कब्जा कर सकता हूं। इसकी सबसे बड़ी सेना आया करती इतिहास में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, मोहम्मद तुगलक ने भी ये दोनों काम करे थे। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1881 से डैश तक दशकीय जनगणना में जाति संबंधित आंकड़े नियमित रूप से एकत्रित किए जाते थे, और किसके बाद है आपके दशकीय का मतलब जो 10 साल में जनगणना की जाती है उसके बाद आपके जाति वाले आंकड़े गिनने बंद कर दिए? प्रश्न पूछेगा, बताओ। बहुत बढ़िया सर, मुझे डर लगा। अरे डर की क्या बात है यार, पेपर है, पेपर को पेपर की दृष्टि से देखो भाई। पास होगा ठीक है, ना होगा भाई अपना दोबारा फिर दे देंगे, फिर भी कुछ नहीं, कुछ और काम कर ले, भूखे तो कौन मरा, कुछ ना कुछ तो करोगे जीवन के अंदर, तो टेंशन नहीं लेने की भाई, ठीक है। अपने खुले मन से जाएगा, जिसमें घनी टेंशन लोगे उसमें पतन हो जाए पेपर में, ठीक है। जब आप स्ट्रेस फ्री माइंड से जाओगे बढ़िया होगा। कम नंबर आओगे, सबका कम आओगे अगर पेपर बांगा बोला आया, ठीक है। तो उस चीज के अंदर घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान है 1881 से डैश तक, ये क्या है ये दशकीय जनगणना, ये नहीं समझ में आया जी। देखो आपको समझाता हूं कि भारत के अंदर आप सभी को पता है कि 1881 से रेगुलर जनगणना होनी स्टार्ट हो गई थी। रेगुलर को बोलते हैं नियमित जनगणना, ठीक है। इससे पहले पहली बार जो अनियमित जनगणना थी वो कब हुई थी? वो हुई थी साल 1872 के अंदर, मेयो के टाइम पर पहली अनियमित जनगणना। अभी जो जनगणनाएं होती थी तो साल जो 1931 तक की जो जनगणनाएं हुई,
इन जनगणनाओं के दौरान जो आपकी जाति के आधार पर जनगणना है वो भी बाकायदा की जाती थी, यानी आप लोगों की जातियों की गणना की जाती थी कि हाँ भाई जाट समुदाय के लोग कितने हैं, ब्राह्मण समुदाय के लोग कितने हैं, ठीक है, आप लोगों के ओबीसी समुदाय के लोग कितने हैं, एससी समुदाय के लोग कितने, एसटी समुदाय के लोग कितने, इस चीज की गणना आपकी की जाती थी। फिर 1931 के बाद जब 1941 की जनगणना आई तो उस टाइम आप लोगों का भारत के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरा विश्व युद्ध चलने लग रहा था दुनिया के अंदर, तो इस वजह से ये आंकड़े पेश नहीं किए गए। और जब भारत इसके बाद वाली जो जनगणना वो 1951 के अंदर हुई, और इस टाइम क्या था, भारत आजाद हो चुका था 1947 में, तो इसके बाद भारत सरकार ने जनगणना नीति के अंदर बदलाव कर दिया और बोल दिया कि जो जनरल कैटेगरी है और जो आप लोगों की मतलब कि ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, इनकी जो जाति है इसकी गणना नहीं की जाएगी, सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी की जो जातियां हैं सिर्फ उन्हीं की गणना की जाएगी। तो यानी कि आप लोगों की 1881 से लेकर 1931 तक ही आप लोगों की रेगुलर जातियों की गणना की गई थी, उसके बाद नहीं की गई थी, ठीक है। ओके ओके जी, आगे चलें। चलो जी, अगला प्रश्न आता है, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा जी। क्यों? डीप तो पढ़ते ही नहीं, ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ के चले जाते हो पेपर के अंदर। सर जी नीट पेपर लीक के ऊपर बोलिए। भाई मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने से पेपर रुकेगा थोड़े ना है। एनटीए नहीं, तबाही वाली एजेंसी, मतलब यार मेरे तो ये नहीं समझ, पिछली बार भी लीक होया, इस बार भी लीक हो गया, तुम्हारा इलेक्शन क्यों नहीं लीक होता? ये चीज नहीं समझ में आने लग रही भाई। सरकार का इलेक्शन वो लीक नहीं होता। अभी बंगाल के अंदर इलेक्शन थे, पूरी सीएपीएफ सीआरपीएफ और सारी फौजें उधर उतार रखी थी, सारी पुलिस उधर उतार रखी थी, कोई यूपी का आईपीएस उधर तबादला कर दिया, और मतलब बड़े बड़े अधिकारी सारे बंगाल के अंदर बिठा रखे थे। तो वही सेम चीज़ आप लोगों की ये जो परीक्षाएं होती हैं, लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयार करने, डॉक्टरी के लिए पढ़ाई करने लग रहे हैं, इनके लिए क्यों नहीं होती ये सेफ्टी? भारत कोई नु तो है कौन पिछड़ा देश है, टॉप हम लोग 5वें 6ठे देशों के अंदर आते हैं, फिर भी हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है कि हम लोग पेपर लीक को रोक सके। अरे सरकार है, सरकार के पास पूरी मशीनरी, किसी का नंबर भी ट्रेस कर सकते हैं, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा फोन इधर पड़ा है, मेरे फोन के अंदर मतलब मैं इधर क्या बोलने लग रहा हूँ सब कुछ सुन सकती है सरकार। तो सरकार एक पेपर लीक को नहीं रोक सकती? क्या फायदा है भाई आपके लोगों की मशीनरी का? त्याग पत्र दे देना चाहिए। पिछली बार भी लीक होया लेकिन शिक्षा मंत्री फिर भी त्याग पत्र नहीं देने लग रहे। इतना होने के बाद तो खुद को शर्म महसूस होनी चाहिए कि अब हमारे बस का कुछ है नहीं, लो जी और किसी को दे दो डिपार्टमेंट, हम संभाल लेंगे। ये लीक होने क्यों लग रहे हैं ये नहीं समझ में आया। और जो लीक होने लग रहे हैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करो, फांसी पर टांग दो जो उनसे लीक होने लग रहे हैं, उनके घरों को तोड़ दो, संपत्ति जब्त कर लो और सूली पे चढ़ा दो लाल किले के पास, तब समझ में आ जाए। तब अगर आगे से कोई पेपर लीक करते हुए फटेगी, पेशाब की धार चलेगी, पेपर लीक दिमाग में भी आ गया तो। लेकिन तुम ये करते नहीं ना, तभी तो लोगों के हौसले इतने बुलंद है कि पेपर लीक करते फिरते हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं दिखाई देने लग रहा कि एक बच्चा कितना टूटता है। बच्चा आप लोग ये समझ लो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मरने वाली सिचुएशन हो जाती है अगर पेपर लीक हो जाता है, बच्चा पेपर जब रद्द हो जाता है। एक बच्चा पूरे युद्ध स्तर की तैयारी करके जाता है पेपर देने के लिए। आप लोगों ने तो कभी पेपर दिए नहीं क्योंकि तुम तो अनपढ़ होते ही बन गए, तुम नेता बन गए, मिल गए तुमको बड़े बड़े पद। पढ़े लिखे बच्चे उनका दर्द वो बच्चे ही समझ सकते हैं भाई, ठीक है। वो बच्चे पूरे साल तैयारी करते हैं, इतने ज़्यादा फीस फूकते हैं, उनके माता पिता इतनी मेहनत करने के बाद जब वो पेपर के अंदर बैठते और उनको पता लगता कि तुम्हारा पेपर कैंसिल हो गया, तो बच्चा ही जान सकता है उसका दर्द कि वो किस सिचुएशन के अंदर से गुजरने लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सोचा करो कि तुम लोग क्या करने लग रहे हो। कोई शर्म लिहाजा ही नहीं फीस वापस दे देंगे। अरे फीस वापस देने से क्या होगा? उस बच्चे का जो टाइम खराब गया वो वापस दे दोगे तुम? उस बच्चे का जो हौसला टूटा उसको वापस दे दोगे तुम? फीस वापस दे देंगे। अरे तुम 500 के बजाय 1000 फीस ले लो, पेपर तो ढंग से करवा दो। एक पेपर ढंग से नहीं होने लग रहा। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? पैसे पहाड़ी और पैसे पांचवी, पहले भी करवा रखे हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हमारा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, जिसको HADP बोलते थे। H से क्या बन गया? हिल, A से बन गया एरिया, D से बन गया डेवलपमेंट, P से बन गया प्रोग्राम। लिखेंगे सभी साथी कब था, क्या नाम था? HADP प्रोग्राम। आप लोगों से ऐसे भी पूछ लेता है HADP। H से बन गया हिल यानी पहाड़ी, A से बन गया हमारे पास एरिया यानी क्षेत्र, D से बन गया हमारे पास डेवलपमेंट यानी विकास, P से बन गया हमारे पास प्रोग्राम।
पूछ लेता है HADP प्रोग्राम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, पढ़ते तो हो नहीं। अगला प्रश्न, कंडाली त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया था? कंडाली का मतलब क्या होगा? कांड। ठीक है, कंडाली का मतलब होगा कांड। कांड कहां पर होते हैं जी? पहाड़ों के अंदर कांड होते हैं जी, और तो कहीं पर कांड हो ही नहीं सकते। पहाड़ों के अंदर ठंडा मौसम होता है जी, मौसम के अंदर मौसम हमारा ही बन जाता है और कांड हो जाता है। यानी उत्तराखंड के अंदर क्या बड़े बड़े खंड हैं और वहीं पर क्या आप लोगों का कांड होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष आना चाहिए था? किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पर कब्जा कर लिया था? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखो, जो सिंध के ऊपर जो कब्जा आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो इन्होंने सिंध के ऊपर कब्जा करके सबको क्या कर दिया था? चौंका दिया था। क्या हुआ? अरे भाई, मान गया मैं, जीडी के अंदर भी हुआ है, लेकिन क्या करें भाई, जीडी के अंदर भी सरकार को मतलब कदम तो उठाना चाहिए। निट वाला तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। हाँ भाई, इनको पता जनता भड़केगी, जीडी वाला भी करना चाहिए भाई। 13 लाख में डील होने लगी थी, उसके अंदर भी ये तो चलो खुलासा हो गया 13 लाख वाली डील का। तो कुछ ऐसी डीलें भी मिलेंगी जिनका पता ही नहीं चला है। तो 1843, ठीक है, सिंध जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, सिंध वर्तमान में। तो 1843 सिंध है बिल्कुल फ्री, ले जाओ, आज के दिन में भी फ्री है, ले जाओ अंग्रेजों, ले जाओ। ओके जी। इसके अलावा आपसे पूछा 1856 के अंदर किसके ऊपर कब्जा किया गया? अवध के ऊपर 1856 के अंदर। इसके अलावा आपसे पूछा हड़प की नीति के तहत सबसे पहले किसको अंग्रेजों ने अपने अंदर मिलाया? 1848 के अंदर किसको मिलाया? सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले सताने का काम करा, सतारा को। ठीक है, तो सतारा 1848 में सबसे पहले, सहसे संबलपुर। अगले ही साल किसको अपने कब्जे में कर लिया? 1849 में संबलपुर को कर लिया, संबलपुर। ठीक है, 1852 के अंदर आपको क्या बांटता है? सूर्योदय बांटता है। ठीक है, सूर्योदय का मतलब सूर्य का क्या होता है? उदय होता है। उदयपुर के ऊपर कब्जा कर लिया 1852 के अंदर। ठीक है, झांसी की रानी आई, देखा 1853 के अंदर, इसी से अगले साल झांसी के ऊपर कब्जा कर लिया। ओके जी। तो पूछे आते हैं ये साल याद रखना बकायदा। ओके जी। अगला, भारत के निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना ने समाज के समाजवादी स्वरूप की आधारशिला रखने का प्रयास किया? बस समाज के अंदर समाजवादी स्वरूप है, इसकी आधारशिला रखो कि एक समाज बनाओ बढ़िया से, अपने उस समाज के अंदर बढ़िया बढ़िया उद्योग धंधे फैक्ट्री लगाओ। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेबी द्वारा, सेबी का पता है? SEBI, ये रहा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो आप लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हो, सेबी है। सेबी की स्थापना ही कब हुई थी? साल 1993 के अंदर। और जिस टाइम सेबी की स्थापना हुई उसी टाइम क्या उससे रिलेटेड सारे रूल वगैरह भी आ गए थे। ओके जी। नहीं, सेबी की 1993 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। फैक्ट भी हमारे समझ आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया, बेसिक था, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान तो नहीं कहना हो गया, भारत में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी करंट वीकली स्टेटस शब्द किससे संबंधित है? वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, जो कि तुम्हारी स्थिति, वर्तमान में तुम्हारी क्या स्थिति है? रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति, यही हमारी वर्तमान साप्ताहिक स्थिति को दर्शाती है। देख लो सरकार कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। आगे देखो क्या है, फिरोज शाह कोटला किला, जिसे जिन्नादों के घर के रूप में भी जाना जाता, कब बनवाया था? फिरोज शाह कोटला, जो फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक के द्वारा ही फिरोज शाह कोटला का आपका मतलब किला बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार शहर की स्थापना करी थी हरियाणा के अंदर। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1354 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक कांड बिठाने का काम करा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, चीजें हमारे समझ में आ गई। फिरोज शाह तुगलक को नहरों का निर्माता भी बोला जाता है। पूछा जाता है नहरों के निर्माता के नाम से किसको जाना जाता है? नहरों का निर्माता फिरोज शाह तुगलक को। इसका बेटा आया गया था जिसका नाम था फतेह खान, उसके नाम से इसने फतेहाबाद शहर की स्थापना करने का काम करा था। ओके जी। अगला प्रश्न, 1792 में टिप्पू सुल्तान पर हमला करने वाली संयुक्त सेना के अंदर कौन शामिल था? सारे के सारे शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। सारे जने मिल गए, मराठे भी मिल गए, हैदराबाद के निजाम भी मिल गए, ईस्ट इंडिया कंपनी मिल गई, तीनों ने मिलकर टिप्पू सुल्तान को हराने का काम करा था। टिप्पू सुल्तान कहां पर? हमारा जो वर्तमान में मैसूर देखने को मिलता है कर्नाटक के अंदर, वहां का राजा होया करता। ठीक है, 3 लोगों ने इसको मिला के हराने का काम करा, सबकी फटती थी इससे अकेले लड़ने में। ठीक है, 3 लोगों ने मिलकर इसको बेचारे को हराने का काम करा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। इसके बाद आप लोगों से पूछ रहा है टिप्पू सुल्तान ने कौन सी संधि करी? कोई साथी बता सकता है? इस युद्ध के बाद है कौन सा युद्ध था ये? कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध था? और इसके बाद कौन सी संधि हुई? कोई साथी बता सकता है? लो हिंट दे देता हूं, तृतीय थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध था। आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आप बता दो इसके बाद कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, पूछा जाता तृतीय आंग्ल, इसके बाद कौन सी संधि हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई।
ठीक है, ओके जी। अगला प्रश्न आप लोगों से, 1991 में और उसके बाद शुरू की गई सुधार नीति के संदर्भ में वित्तीय क्षेत्र सुधार के भाग के रूप में विदेशी बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा को लगभग %% तक बढ़ा दिया गया। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। 1991 के अंदर एलपीजी का सिद्धांत आया, उसके बाद जो हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंदर जो वृद्धि हुई, तो उसके तहत जो हमारा जो बैंक है, बैंकों के अंदर जो पूंजी उसके अंदर कितने की बढ़ोतरी, 74% की बढ़ोतरी होगी। किसी बैंक के अंदर अगर 1 लाख पैसे थे तो 1 लाख के 1,74,000 बनेंगे। ठीक है, 74% की वृद्धि मारी। अगला, तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया? सीधी सी बात है, तुगलक के द्वारा ही करवाया जाएगा। लेकिन कौन से तुगलक के द्वारा? जो ग्यासुद्दीन तुगलक है, ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा क्या है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी गई थी। मैक्सिमम 25 के अंदर फिरोज शाह तुगलक ठोक आते तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना परिचालन किस वर्ष में स्टार्ट किया था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1993 के अंदर अपनी इन्होंने नीति पेश करी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो उसी से अगले साल यानी साल 1994 के अंदर क्या है, इनके द्वारा आप लोगों का परिचालन स्टार्ट कर दिया, यानी काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न, अभी तो पढ़ा था आपने से भी, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किस वर्ष में स्टार्ट होता है? इसी से रिलेटेड प्रश्न एक एसएससी में भी पूछा भी गया था कि लाल किले के निर्माण में कितने दिन का समय लगा था। तो लाल किले के निर्माण के अंदर हमारे पास दिन नहीं है, 9 साल का समय लगा था। ठीक है, और 1639 के अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सांझ आगे दोबारा क्या आप लोगों का लाल किले का निर्माण स्टार्ट किया, 9 साल लगे थे। लाल बलुआ पत्थर का इसके अंदर यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिसने ताजमहल को बनाने का काम किया था, जिसने मतलब ताजमहल का नक्शा वगैरह जिसने तैयार किया था, वही बंदा था सेम। अगला प्रश्न, कर सुधार समिति यानी जो टैक्स है, टैक्सों के अंदर जो सुधार करना था 1991 के अंदर ये समिति बनाई गई थी ताकि टैक्स हम लोग ज्यादा कलेक्ट कर पाए और देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। तो इस ये जो कर सुधार समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे राजा जे चलैया। ये पहले भी करवा चुके, ये दोबारा फिर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं आज भी कहने लग रहा हूं कि हमारे देश के अंदर जितना टैक्स वसूला जाने लग रहा है ना, उसके हिसाब से फैसिलिटी नहीं मिलती और इसीलिए कोई व्यक्ति टैक्स भरने से खुश नहीं है और इसी वजह से देश की अर्थव्यवस्था डूबने लग रही है। खूब लोग दबा के टैक्स चोरी करते हैं। क्यों जी? जैसे मैं तुमको बताता हूं। अब जैसे मान ले एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए आदमी इनकम टैक्स भरता है, मान लिया साल का 20 लाख रुपए इनकम टैक्स भरता है ये साल का। ये बी आदमी है, कोई टैक्स नहीं भरता। ठीक है, तो इसको क्या कुछ खास फैसिलिटी मिलने लग रही है? अब मान लो कल को तुम ही टैक्स भरने लग जाओ, तुम मान लिया साल के 20 लाख रुपए टैक्स भरने लग रहे हो, क्या तुमको कोई खास सुविधा मिलने लग रही है? क्या तुमको कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई फ्री सुविधा? भाई तुम मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाओ तो भाई आधा बिल तुम्हारा सरकार दे दे, आधा तुम दो। या फिर तुम कहीं पर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाओ तो आधा खर्चा तुम्हारा सरकार उठाए, आधा तुम उठाए। कोई ऐसी फैसिलिटी या कोई और फैसिलिटी? तुम्हारा टोल टैक्स माफ है, तुम टैक्स भरते हो, इनकम टैक्स भरते हो, ऐसी कोई फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिलती। तो मैं टैक्स काहे भरूं भैया? ये चीज तो बताओ। यही हर एक व्यक्ति बोलता जो टैक्स भरता है कि भाई मैं तो 20 लाख रुपए देने लग रहा हूं सरकार को हर साल, तुम कुछ भी नहीं देने लग रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे को कम से कम फैसिलिटी तो दे दो। अब कोई व्यक्ति टैक्स भरने के लिए क्यों उतारू होगा? तभी होगा जब उसको कुछ फैसिलिटी मिलेगी। मान लिया कल को अगर सरकार ये फैसिलिटी देनी स्टार्ट कर दे, जो भी टैक्स भरता है उसके भाई जो भी हॉस्पिटल का खर्च होगा, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करा चाहे सरकारी में तो फ्री होता ही है, प्राइवेट में कराया तो आधा खर्चा सरकार देगी। ठीक है, उसका बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो उसका भी आधा खर्चा सरकार देगी। ऐसे केस में जितने लोग टैक्स नहीं भरते ना, वो भी टैक्स भरना शुरू कर देंगे, तब देश के अंदर कलेक्शन बढ़ेगी। लेकिन ये चीज तो सोचते ही नहीं। सारा पैसा तो खुद को सूढ़ना है ना। अपने पार्टी फंड के अंदर 20-20 हजार करोड़ 90-90 हजार करोड़ रुपए भरने हैं, वो 90 हजार करोड़ रुपए देश के अंदर यूज करो, नहीं पार्टी फंड के अंदर इकट्ठा करें, उसके ऊपर पार्टी फंड के ऊपर टैक्स नहीं लेते। बीसीसीआई जिसका अरबों का बजट हो रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, आम जनता से टैक्स लेंगे सिर्फ। तो देश की अर्थव्यवस्था डूबेगी। तभी तो तुम बोलते हो कि सोना मत खरीदो, सोना मत खरीदो। क्यों? सारा पैसा तो खुद ने हजम कर लिया, अब तो यही बोलोगे सोना मत खरीदो। अगला चलो, रणप्पा एक मार्शल नृत्य जो किस राज्य के अंदर किया जाता? रणप्पा भाई यो रणप्पा इधर ना खिंडा है, ओडिसी जाके खिंडा, ओडिशा का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। मणिपुर के अंदर कौन सा? थांगता। कौन सा? थांगता। कैसे? थांगता का मतलब ठीक है, मनी फकाओ। अगर आपके पास मनी है तो आप किसी भी व्यक्ति की क्या टांग को उठवा सकते हो, टांग ठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे भाई, जो कि आपके अभी तक जो आप लोगों का एग्जाम हुआ एसएससी जीडी का, उसके बिहाफ पर मैंने आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं। इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको मिल जाएगा, मेरी फोटो लगी मिल जाएगी, जहां पर 2,60,000 आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। उसको ज्वाइन कर लेना, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, लांडा ले लो, खा जाओ फटाफट। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।